नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। साथियों, आज हम मॉड्यूल 4 डीसा लैब मैनुअल की केस स्टडीज को लाए हैं। आइए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। क्या इन केस स्टडीज में की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पूछे गए हैं, किन किन की फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज जो कि हमारे डीसा के लेटेस्ट लैब मैनुअल की स्टडीज जो कि जुलाई 2026 और साथ ही जो है सितंबर और दिसंबर 2026 के एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर लैब मैनुअल एंड केस स्टडी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट 3.0 कोर्स है, जो कि लेटेस्ट इंस्टीट्यूट का 2026 का लेटेस्ट कोर्स है, जिसमें हमने डीसा की मॉड्यूल 4 की दो केस स्टडीज को समझेंगे इन डिटेल। केस स्टडी नंबर 1 मॉड्यूल 4। दोस्तों जहां जहां पर हम आपको मार्क करने के लिए कहेंगे, दैट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उनको आपको जो है कीवर्ड्स को ध्यान रखना है और साथ ही फिर केस स्टडी और एमसीक्यू उसी के माध्यम से हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी नंबर 1, हेल्थ केयर सिस्टम इंप्लीमेंटेशन। स्टार हॉस्पिटल कोलकाता अपग्रेडेड इट्स, मार्क कीजिए अपग्रेडेड, इनका ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर चल रहा था, उसको इन्होंने अपग्रेड किया है। इट्स हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम, HIS इनके जो है सिस्टम्स का नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम बोल सकते हैं या फिर मॉड्यूल का नाम बोल सकते हैं। तो इम्प्रूव पेशेंट सर्विसेज, मार्क कीजिए इम्प्रूव पेशेंट सर्विसेज। The new client server based HIS was implemented across all the 7 clinics. इनके दोस्तों 7 clinics हैं, उन 7 clinics को across इन्होंने integrated किया है इसी नए client server के साथ। However, after implementation, user found the pathology module did not meet their requirement. तो मार्क कीजिए पैथोलॉजी मॉड्यूल डिड नॉट मीट देयर रिक्वायरमेंट, यानी यूजर्स की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता है। सो दे कंटिन्यूड, मार्क कीजिए सो दे कंटिन्यूड यूजिंग द ओल्ड स्टैंड अलोन पैथोलॉजी सिस्टम। As a result, MIS report could not be generated properly, causing delay in the management reporting. The software vendor informed the hospital that the issues would be resolved only in the next version. As a temporary solution, an interface program was proposed to transfer pathology data to the central HIS using FTP and automated बैच प्रोसेसिंग। तो हमें क्या करना होगा, एक नया इंटरफेस प्रोग्राम के लिए हम टेम्परेरी सॉल्यूशन उन्होंने मांगा टू ट्रांसफर पैथोलॉजी डाटा, जो भी FTP के माध्यम से ये डाटा को ट्रांसफर करेंगे द सेंट्रल HIS यूजिंग FTP एंड ऑटोमेटेड बैच प्रोसेसिंग। तो आइए दोस्तों इसके अब कीवर्ड्स हमने जो लिखे हैं इस केस स्टडी में हम वो जान लेते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल ने क्या इंप्लीमेंट किया, एक न्यू हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उन्होंने इंप्लीमेंट किया है। दूसरा, हॉस्पिटल के जो HIS के पास कितना है, हॉस्पिटल इन्फो वाज इंप्लीमेंटेड कहां पर, कितने 7 क्लिनिक्स में उन्होंने इंप्लीमेंट किया है ये नया सॉफ्टवेयर क्लाइंट बेस्ड। पैथोलॉजी मॉड्यूल डिड नॉट मीट यूजर रिक्वायरमेंट, मार्क कीजिए पैथोलॉजी जो मॉड्यूल है इनका वो यूजर रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता, यानी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट में कहीं ना कहीं लैग है। यूजर कंटिन्यूड यूजिंग द ओल्ड स्टैंड अलोन पैथोलॉजी सिस्टम। कंसोलिडेटेड MIS रिपोर्ट भी जनरेट नहीं हो पा रही है दोस्तों। वेंडर प्रपोज्ड एन इंटरफेस यूजिंग FTP के माध्यम से वेंडर प्रपोज करता है क्या, एक इंटरफेस को। डाटा जो ट्रांसफर है वो थ्रू है स्केड्यूल बैच प्रोसेसिंग के माध्यम से, जो कि आप कह सकते हैं कि एक एडवांस प्रोसेस नहीं है। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट आइडेंटिफाइड द वीकनेसेस एंड प्रॉपर UAT, मार्क कीजिए UAT स्टैंड फॉर दोस्तों यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, दैट वुड बी एसेंशियल। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट दैट इज अ फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है, टेस्टिंग जो पार्ट होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दोस्तों SDLC में टेस्टिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसमें UAT एक बार हो जाता है तो दैट वुड बी अ फाइनल और यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट करने की वाला एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग द एसेंशियल्स। तो ये सारे की फैक्टर्स थे जो हमने केस स्टडी में पढ़े। आइए अब हम इनके MCQs को देख लेते हैं और उनके आंसर्स को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। मॉड्यूल में जो MCQ केस स्टडी नंबर 1 में जो MCQ नंबर 1 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ग्रेटेस्ट कंसर्न, मार्क कीजिए ग्रेटेस्ट कंसर्न। ग्रेटेस्ट कंसर्न को मार्क कीजिए दोस्तों, ग्रेटेस्ट कंसर्न फॉर एन IS ऑडिटर while reviewing the proposed new interface software the pathology system। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है अ सिस्टम जनरेटेड टेक्स्ट फाइल आर अपलोडेड इन द सेंट्रल सर्वर बाय द यूजर। यही सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कंसर्न है एक IS ऑडिटर के लिए, जो कि हमने लास्ट केस स्टडी में भी देखा है। सबसे ग्रेटेस्ट कंसर्न यही कि FTP के थ्रू वो जो है सिस्टम फाइल्स को जो है बेसिकली अपलोड करते हैं सर्वर में यूजर्स के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम
विद पैथोलॉजी सिस्टम बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। तो जो इससे पहले जो प्रॉब्लम सिस्टम लगने से पहले जो आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम थी, दैट वुड बी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट इज शुड हैव बीन कंडक्टेड इन डिटेल। तो वो होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। So user acceptance testing should have been conducted in detail. Question number 3, which of the following is the best control in view in the new interface over the others? तो दोस्तों जो इसमें बेस्ट कंट्रोल है वो है टेक्स्ट फाइल्स आर डिलीटेड वंस दे आर अपलोडेड इन द सेंट्रल सर्वर। तो अगर आप डिलीट भी कर देंगे तो सेंट्रल सर्वर में आपकी अपलोड हो जाएगी। तो उसके अगर एक बार सेंट्रल सर्वर में आपकी अपलोड हो गई तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज ग्रेटेस्ट रिस्क? मार्क कीजिए ग्रेटेस्ट। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में बताता आया हूं कि जितने भी ग्रेटेस्ट कंसर्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट पार्ट है, बेस्ट कंट्रोल्स है, दैट वुड बी एन इम्प्लीमेंटेड क्वेश्चंस आंसर होते हैं, जिसमें हमें ये छांटना होता है कि इसमें बेस्ट आंसर क्या हो सकता है इन ऑप्शंस में। अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो बेस्ट है, जो ग्रेटेस्ट है, जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम कहीं ना कहीं वो ट्रिकीनेस इन क्वेश्चंस में डाल देता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडेंटिफाइड एज ग्रेटेस्ट रिस्क? मार्क कीजिए, इसमें पूछा है ग्रेटेस्ट रिस्क बाय द आईएएस ऑडिटर व्हाइल रिव्यूइंग द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है द रिपोर्ट्स आर जनरेटेड बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली। मार्क कीजिए ऑटोमेटिकली। तो रिपोर्ट्स कैसे जनरेट हो रही है दोस्तों? रिपोर्ट हो रही है ऑटोमेटिकली एंड आर ईमेल्ड बाय द यूजर मैनुअली। तो यहीं पर यही एक रिस्क है कि जनरेट तो ऑटोमेटिक हो रही है, लेकिन उनको ईमेल जो किया जा रहा है यानी कम्युनिकेशन जो है दैट वुड नॉट बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो वो मैनुअली यूजर्स के द्वारा की जा रही है, जबकि वो भी ऑटोमेटिकली हो जाए। अगर ऑटोमेटेड जनरेट होकर ऑटोमेटिक मेल हो जाए तो एक ऑटोमेटिक साइन चला जाएगा कि ये हमारे को ईमेल आ गई है। उस तरह से अगर होता है तो वो कोई ग्रेटेस्ट कंसर्न नहीं रहेगा। तो ग्रेटेस्ट रिस्क यही है कि ईमेल या कम्युनिकेशन जो है दैट इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैनुअली हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी दी फर्स्ट प्रेफरेंस? मार्क कीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस। इन्होंने पूछा इन ऑप्शंस में फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है आईएएस ऑडिटर के लिए व्हाइल रिव्यूइंग द एचआईएस? कब? पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। मार्क कीजिए पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो एचआईएस सिस्टम है उसके लिए बात करें तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों इवेल्युएटिंग द गैप बिटवीन द फंक्शनैलिटी इन आरएफपी। evaluating the gap between the functionality in RFP. RFP stand for request for proposal with the फंक्शनलिटी प्रोवाइडेड इन HIS। तो जो सॉफ्टवेयर में फंक्शनलिटी दी गई है और जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कोटेशन में जो रिक्वायरमेंट फंक्शनलिटीज थी उनके गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तो वही सबसे इंपॉर्टेंट आईएएस ऑडिटर का फंक्शन है। जैसे इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से। हमने सॉफ्टवेयर की सबसे पहले सॉफ्टवेयर एसडीएलसी जब बनाते हैं दोस्तों, उसके अंदर सबसे पहली स्टेप होती है कि हमें ना रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी होती है, यानी कि हमें ना यूजर्स की रिक्वायरमेंट का पता लगाना होता है। हमें कंफर्म करना होता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर को किस तरह से चाहिए और क्या क्या उस सॉफ्टवेयर में चाहिए। अब हमने जो सॉफ्टवेयर बना के दिया और जो यूजर की रिक्वायरमेंट यानी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो डॉक्यूमेंटेड था, अगर उनमें कोई गैप्स है, फिजिकल इंप्लीमेंटेड यानी इंप्लीमेंटेशन के बाद जो एक्चुअल सिस्टम दिख रहा है और जो हमारा एक्सपेक्टेड था यानी यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन थी, अगर उनमें कोई गैप आता है तो दोस्तों उसको इवेल्युएट करा जाता है। आईएएस ऑडिटर उसको इवेल्युएट करेगा और उसके हिसाब से वो सारी चीजों को ध्यान रखेगा ताकि हम उस स्टेज तक पहुंच सके, ताकि एक आइडेंटिफाइड गैप्स पता चले, सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट और हम जो है उस सॉफ्टवेयर को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये थी केस स्टडी नंबर 1। अब आ जाते हैं दोस्तों मॉड्यूल 4 की केस स्टडी नंबर 2। दैट मार्क कर लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंस्टांसेस और आपकी जो सिचुएशन है दैट में चेंज, बट जो एग्जैक्ट सिनारियो है वो ऐसा ही एग्जाम में आता है। तो इसमें है सेफ बैंक हैविंग मोर देन 1000 ब्रांचेस। तो एक बैंक है सेफ बैंक जिसकी 1000 ब्रांचेस हैं, से ज्यादा है। आउटसोर्स इट हेल्प डेस्क ऑपरेशंस टू सिस्टम इंटीग्रेटेड। वो जो है हेल्प डेस्क जो ऑपरेशन है इनके वो आउटसोर्स करते हैं टू अ सिस्टम इंटीग्रेट। अ हेल्प डेस्क एम्प्लॉय रिसीव अ रिक्वेस्ट ओवर द फोन टू रीसेंड द ब्रांच पासवर्ड मैनेजर पासवर्ड्स। तो दोस्तों हेल्प डेस्क एम्प्लॉय जो है रिसीव करता है रिक्वेस्ट ओवर द फोन
टू रीसेट दी ब्रांच मैनेजर पासवर्ड। तो देखिए दोस्तों, ब्रांच मैनेजर का जो पासवर्ड है उसको रीसेट करने की रिक्वेस्ट ऑफिशियली आनी चाहिए, एक प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर कम्युनिकेशन से आनी चाहिए। वहां पर जो रिक्वेस्ट आई वो कैसे आई, हेल्प डेस्क एम्प्लॉय को रिसीव हुई एक रिक्वेस्ट, किस पर, फोन पर, ओवर द फोन, मार्क कीजिए ओवर द फोन, दैट इज नॉट अ गुड साइन। फिर आ जाता है विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर वेरिफिकेशन, मार्क कीजिए प्रॉपर वेरिफिकेशन भी नहीं था, प्रोसीजर्स नहीं थे, एम्प्लॉय रीसेट करते थे पासवर्ड एंड कम्युनिकेट कर देते यूजर्स को, मार्क कीजिएगा ईमेल एंड वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज नॉट अ गुड साइन। ईमेल तो सफिशिएंट है, फिर भी वर्बल कम्युनिकेशन गुड साइन नहीं है। द हेल्प डेस्क एम्प्लॉय लेटर मिसयूज दीज क्रेडेंशियल्स टू लॉन्ग इनटू द सीबीएस। मार्क कीजिए बैंक में एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है जो बैंक एज अ होल चलता है, जैसे कि हम आजकल प्रैक्टिकली देखते भी हैं, पंजाब सिंध बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, यूको बैंक हो, एंड मेनी मोर बैंक्स हैव अ सीबीएस सिस्टम। तो इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियां इन सीबीएस सिस्टम्स को, ईआरपी बेस्ड सिस्टम्स को डेवलप करती है फॉर बैंकिंग फंक्शंस ओनली। तो कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर उन्होंने क्या किया, उस एम्प्लॉय के क्रेडेंशियल को मिसयूज किया और वहां से वो सीबीएस का एक्सेस उन्होंने ले लिया, किससे, मैनेजर्स के, जो ब्रांच मैनेजर की जो यूजर आईडी और पासवर्ड थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने मिसयूज करके सीबीएस में उन्होंने एक्सेस प्राप्त कर लिया। ही आइडेंटिफाइड अ डोरमेंट अकाउंट, उन्हें क्या मिला, कुछ डोरमेंट अकाउंट्स हैं, डिपॉजिट कैश है, ट्रांसफर फंड्स टू पर्सनल अकाउंट्स एंड अदर अकाउंट्स एंड विड्रॉ कैश फ्रॉम द एटीएम ड्यूरिंग द ईओडी। मार्क कीजिए ईओडी, दोस्तों हम सभी जानते हैं ईओडी क्या होता है, एंड ऑफ द डे, यानी ईओडी की रिपोर्टिंग्स होती हैं, तो ईओडी के प्रोसेस होते हैं, जैसे कैश क्लोज करना है, ईओडी का कैश क्लोज करना है, ये सारी चीजें। The branch detected unauthorized transaction investigation using IP address log and CCTV footage identified the help desk employee as the fraudster। तो दोस्तों आइए समझते हैं अब इस केस स्टडी में तीन चार चीजें क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हेल्प डेस्क ऑपरेशन आउटसोर्स किए हैं। आउटसोर्स जब भी हम करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट कंसर्न रहता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है और आउटसोर्स करते वक्त अगर इंटीग्रेशन और प्राइवेसी नहीं है तो हमारा आउटसोर्स करने का पर्पस कुछ हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं हो पाता है। दूसरा, पासवर्ड रीसेट किया गया विदाउट प्रॉपर यूज ऑफ वेरिफिकेशन, यानी जो हमारा ओटीपी बेस होता है वो हमने यूज नहीं किया है, या फिर हमारा जो है ये ओटीपी बेस जो है बाईपास हो जाता है। पासवर्ड वाज शेयर थ्रू ईमेल एंड वर्बल कम्युनिकेशंस, जो कि एक गुड साइन नहीं है। हेल्प डेस्क एम्प्लॉय मिसयूज द क्रेडेंशियल्स। फ्रॉड वाज कमिटेड यूजिंग अ डोरमेंट अकाउंट, फ्रॉड जो एक्टिविटी हुई है वो एक डोरमेंट अकाउंट से की गई है, डोरमेंट अकाउंट में बहुत सारा फंड्स डाल के या बहुत सारा फंड्स निकाल के, ये जो भी चीज किया है वो डोरमेंट अकाउंट में किया है, जबकि डोरमेंट अकाउंट में फ्रीज मार्क होता है, जबकि होना नहीं चाहिए कि जो है कोई भी ट्रांजेक्शन डोरमेंट अकाउंट में डाली जाए अनटिल अनलेस उसको एक पहले जो है फर्स्टली केवाईसी रिकेवाईसी करके उसको एक्टिव और ऑपरेटिव बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अनऑथराइज्ड फंड्स ट्रांसफर एंड एटीएम विड्रॉल्स अकर्ड, IP address log and CCTV identified during the culprit. Strong password management and monitoring are essentials. Outsourced staff should have been restrict access। तो आइए दोस्तों इसकी केस स्टडी जान लेते हैं। What are the major control weakness in the organization with respect to password management? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी, मैंडेटरी पासवर्ड चेंज वाज नॉट फोर्स्ड एट फर्स्ट लॉगिन। तो फोर्स नहीं होना चाहिए, तो जो मैंडेटरी पासवर्ड चेंज है वो जो है फोर्स नहीं होना चाहिए, वाज नॉट फोर्स्ड एट फर्स्ट लॉगिन, सॉरी, फोर्स्ड होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, तो दैट इज अ ग्रेटेस्ट वीकनेस। क्वेश्चन नंबर 2, मेकर चेकर इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रोल बट नॉट इफेक्टिव इन द प्रेजेंट सिचुएशन। क्यों दोस्तों, क्योंकि ब्रांच हेड इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ 4i प्रिंसिपल। मार्क कीजिए 4i प्रिंसिपल। डीसा एग्जाम में एवरी अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है और क्वेश्चन जो है वो है 4i प्रिंसिपल्स। मार्क कीजिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। 4i प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, 4i प्रिंसिपल्स का मतलब है, 4i प्रिंसिपल्स में कई बार हमारे से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है चार लोगों का इन्वॉल्वमेंट, आंसर इज नो, नेवर। यहाँ पर 4i प्रिंसिपल का मतलब है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पर्सन विद देयर 4i's। मार्क की लीजिए, दो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है, वन पर्सन जहां पर चेकर होता है और सेकंड पर्सन जो होता है वो मेकर होता है। तो मेकर चेकर कंसेप्ट को ही टेक्निकली, और अगर आप इसको बोल सकते हैं कि इसको दूसरी भाषा में हम 4i प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, तो उसमें क्या था, ब्रांच हेड का अगर मेकर चेकर कंसेप्ट का परव्यू होता और अगर वो सब चीजें ध्यान होती तो इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं आता।
क्वेश्चन नंबर 3, टू आइडेंटिफाई एनी एक्सेस कंट्रोल वायलेशन व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन इन द प्रेजेंट एनवायरनमेंट। तो प्रेजेंट एनवायरनमेंट में अगर एक्सेस कंट्रोल वायलेशन आइडेंटिफाई हो जाता है तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? तो हम बोलेंगे कंट्रोल ऑन आईपी रेंज। तो जितनी भी आईपी रेंज हमारी है उस पर कंट्रोल होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द बेस्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू आउटसोर्सिंग। तो देखिए बेस्ट स्टेटमेंट क्या होगा? आउटसोर्सिंग में क्या होता है? नो कोर फंक्शन शुड बी आउटसोर्स। अगर आपकी जो बैकबोन है, आपका जो सिस्टम है, आपकी जो आप कह सकते हैं कि आप यू आर सोलिली डिपेंडेंट ऑन दैट एक्टिविटी और दैट फंक्शन, तो यू कांट, तो ये एडवाइजेबल किया जाएगा, यू कांट आउटसोर्स दैट। तो आप उसको आउटसोर्स मत कीजिए, क्योंकि आउटसोर्स अगर आप उसको करेंगे और आपकी कोर एक्टिविटी का पार्ट है, दैट वुड बी हार्मफुल फॉर यू। तो आप के और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काफी हार्मफुल हो सकता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है बेस्ट स्टेटमेंट, नो कोर फंक्शन शुड बी आउटसोर्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग एन एरर इन द प्रेजेंट सिचुएशंस। तो इसका दोस्तों आंसर है बी, अ हायर लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन। मार्क कीजिए, हायर लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन शुड हैव बीन आस्क्ड व्हेन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एक्सीडेड प्रीडिफाइंड। इसका एग्जांपल से समझाता हूं दोस्तों। जैसे आप नेट बैंकिंग को अगर आप मोर देन 3 टाइम्स अगर आप इसको ऑथेंटिकेट करते हैं और वो ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो जाता है, वेदर रीजन हो सकता है उसका इनकरेक्ट पासवर्ड है, या हो सकता है आपका ओटीपी प्रॉपर नहीं डल पा रहा है, या एक्स वाई जेड रीजन से, तो उस केस में आपको क्या किया जाता है? आपको थोड़े टाइम के लिए उस एक्सेस कंट्रोल से क्या किया जाता है? वंचित कर दिया जाता है। आपको बोला जाता है यू कैन नेक्स्ट लॉग इन विद इन हाफ एन आवर। तो अगर आप आधे घंटे के बाद उसको लॉग इन करेंगे, यानी आधे घंटे तक जो एक्टिविटी है जिसमें फ्रॉडलेंट जैसी एक्टिविटी हो सकती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का अगर सक्सीड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल हो सकता है। तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग एन इन द प्रेजेंट सिचुएशन। क्या है दोस्तों? कि हायर लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन होना चाहिए जब हमारे को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एक्सीडिंग द प्री डिफाइंड लेवल। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए दोस्तों, आज हमने मॉड्यूल 4 की केस स्टडी 1 एंड केस स्टडी 2, जो कि हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम, और साथ में एक बैंक की केस स्टडी है, जिसको हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से उसको एनालाइज किया, डिटेल में उसको समझा, और साथ ही उसके एमसीक्यूज को हमने सॉल्व किया। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मॉड्यूल 5 की अगली 2 केस स्टडी के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।